हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इंडियन इकोनॉमी की PYQ सीरीज में हम लोगों ने टॉपिक वाइज विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा की है और विभिन्न प्रकार के टॉपिक से आए हुए पिछले 10 वर्ष से अधिक के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। तो आज अपने इस वीडियो सीरीज के अंतिम पड़ाव में हम मानव अर्थशास्त्र के आए हुए पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न पूछ रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है, एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, किसी जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उससे जन्मे बच्चों की संख्या, जन्म दर घटा मृत्यु दर, एक महिला की गर्भधारण आयु चाइल्ड बियरिंग एज के अंत तक उससे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। देखिए, जो कुल प्रजनन दर होती है वो किसी एक महिला के कुल जीवन काल में, जो प्रजनन काल होता है जीवन का, उस काल में औसतन कितने बच्चे वो पैदा करती है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। दैट इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर मान लीजिए कि जो 2.1 है, इससे कम है टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये प्रतिस्थापन दर नहीं होती। 2.1 को प्रतिस्थापन दर माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, जहां पर बताया गया है कि एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या टोटल फर्टिलिटी रेट के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कथन 1 है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक, वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। कथन 2 है, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, जो पहला पॉइंट कह रहा है ये बिल्कुल सही है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल की जो व्यवस्था है उसका प्राथमिक उद्देश्य सभी क्षेत्रों को नीतिगत कार्यवाही के अंतर्गत स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। ठीक है, तो वो निरोधक भी, वर्धक भी और पुनर्स्थापक भी प्रक्रिया को अपनाता है। और जहां तक दूसरे कथन का प्रश्न है, दूसरा कथन जो ये कह रहा है कि राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और जो राज्य है उसकी मूलभूत जिम्मेदारी होती है कि स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के लिए भारत में जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था की गई है उसके अंतर्गत वह स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को प्राथमिकता से जुटाए। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, बिल्कुल सही बात है। तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नहीं, देखिए, पहला कथन जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर है और दूसरा कथन राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य के उत्तरदायित्व पर। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है, इसलिए कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या तो नहीं है, यद्यपि दोनों कथन सही अवश्य हैं। तो आप इसमें बी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पूछ रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। नंबर 2, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंतोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। नंबर 3, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसमें जो व्यवस्था की गई है वो बेसिकली क्या है कि जो पंजीकृत जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, प्राइवेट अस्पतालों को उसमें पंजीकृत होना होगा और पंजीकृत होने के बाद वे आयुष्मान कार्ड धारकों की इलाज प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। एक तरीके से पूरा जो डिजिटल स्वास्थ्य नेटवर्क किया गया है उसके अंतर्गत वे अपने आप को रजिस्टर रखेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसका लक्ष्य सार्वजनिक व्याप्ति है, अतः सभी भारतीयों को इसका हिस्सा
हो जाना चाहिए, यह सही नहीं है। देखिए, आयुष्मान भारत मिशन जो है उसका लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज अवश्य है, लेकिन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करना है, ठीक है, जो कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अंदर से सक्षम करेगा। तो इसमें सबको सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये वास्तव में सब जो डिजिटली इसके हिस्से नहीं है उनको करने की आवश्यकता है, तो ये सही नहीं है। नंबर 3, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, यह कथन बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्बाध रूप से सबको सम्मिलित करके लागू किया जाए पूरे देश में। तो 1 और 3 सही है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आप बताइए सी, यानी कि 1 और 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, श्रम ब्यूरो और राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। देखिए, भारत में जो भी औद्योगिक स्थितियां हैं, ठीक है, जो भी औद्योगिक बंदी को लेकर के, उनके विवादों को लेकर के, उद्योगों के समापन को लेकर के, छटनी या कामबंदी को लेकर जो कुछ भी है उस संबंध में जानकारी, डेटा इकट्ठा करना और रिपोर्ट पब्लिश करना, ये श्रम ब्यूरो की जिम्मेदारी है। श्रम ब्यूरो की स्थापना जो है 1920 में की गई थी और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि श्रम के आंकड़ों का संग्रह करना, संकलन करना, विश्लेषण करना और उनको पब्लिश करना। तो इस संबंध में सारी जानकारियां श्रम ब्यूरो उपलब्ध कराता है, आप इसमें सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण यानी खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित राज्य में असीमित होता है। नंबर 2, अनाजों और दालों का MSP किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते, ठीक है। देखिए, 5वां में जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि असीमित नंबर पर आप जो है अनाजों, दालों और तिलहनों की MSP घोषित करते हैं और ख़रीदते हैं, तो ये गलत है। देखिए, MSP के लिए जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है वो 22 फसलों के लिए वास्तव में जारी करता है MSP की लिस्ट, ठीक है। टोटल 22 फसलों के लिए वो लिस्ट जारी करता है। तो सभी ये असीमित नहीं है संख्या, इन पे स्पेसिफाइड है और पिछले वीडियोस में मैंने वे सारी फसलों के नाम भी आपको बता रखे हैं जिन पर MSP की घोषणा की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अनाजों और दालों के MSP किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। नहीं, देखिए, MSP का तरीका ये है कि MSP पहले से घोषित कर दिया जाता है कि बाजार मूल्य यदि उससे नीचे हो तो आप MSP पर बेच दीजिए, ठीक है। तो सामान्यतः बाजार मूल्य उसके आसपास ही होंगे और जो थोड़ा सा पीक सीजन होगा उसके बाद हमेशा वो बाजार मूल्य MSP से ऊपर ही चले जाएंगे। तो ये कहना कि कभी नहीं पहुंच पाते, ये गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। पहला और दूसरा दोनों गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो आप डी लगाइए, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, भारत में किसी व्यक्ति की साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई व अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में आने वाली लागत। नंबर 2, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व ने जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया है तो नए कंप्यूटर की लागत। नंबर 3, यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर आने वाली लागत। और नंबर 4, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में आने वाली लागत। तो देखिए, जो यदि साइबर क्राइम हुआ है और उसको लेकर के आपने साइबर बीमा करा रखा है तो साइबर बीमा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मालवेयर कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित कर रहा है तो उसको रिपेयर करने में जो कॉस्ट आएगी वो सब इसमें शामिल होगी, तो पहला सही है। दूसरा, यदि किसी शरारती तत्व ने जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया तो नए कंप्यूटर की लागत। नहीं, देखिए, अगर कंप्यूटर को किसी शरारती तत्व ने जानबूझ करके नुकसान पहुंचाया है तो
उस हानि को रिकवर किया जाएगा केवल और केवल रिपेयरिंग के थ्रू, उसमें नए कंप्यूटर की लागत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दूसरा गलत हो गया। तीसरा, यदि कोई साइबर बलात् ग्रहण होता है और हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं ली जाती हैं, उस पर जो कॉस्ट आएगी वो बीमा में कवर होगी। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो उसके लिए अगर आप न्यायालय की जो लागत होगी वह भी इस बीमा में कवर होगी। तो 1, 3 और 4 इसके सही जवाब हैं। आपसे पूछा जा रहा है सही उत्तर चुनिए, तो आप 1, 3, 4 वाले ऑप्शन यानी कि बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। बी इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं। क्यों? कि नंबर 1, गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। नंबर 2, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। नंबर 3, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अथवा डी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। देखिए, जब हम देखते हैं गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा में हम बेसिकली ये आधार लेते हैं कि व्यक्ति का मासिक खर्च कितना है। ठीक है, जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उन पे टोटल मिलाकर के उस कमोडिटी बास्केट पर उस कमोडिटी बास्केट पर कंज्यूमर का खर्च कितना आ रहा है, तो उस पूरे अमाउंट को ही हम गरीबी रेखा डिसाइड करते हैं। तो ऐसा होता है कि अलग अलग राज्य हैं और वहाँ पर वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर हम उन एक जैसी कॉमन रेखा गरीबी की रखेंगे तो ये किसी किसी राज्य के लिए तो ठीक होगा, लेकिन जहाँ पर महंगाई ज़्यादा है वहाँ के लिए ये गरीबी रेखा बहुत कम हो जाएगी। तो वास्तव में हर राज्य में कीमत स्तर अलग अलग होने के कारण आपको अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण करना पड़ सकता है। गरीबी की दर अलग अलग होने के कारण गरीबी रेखा को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर राज्य का जीडीपी अलग अलग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर जो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत अनाज दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी अलग अलग है तो उससे भी कोई असर नहीं पड़ता। वास्तव में ये खर्च पर डिपेंड कर रही है, तो बी सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में किसे समझा जाएगा? सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, इसके भवनों व अन्य आधिकारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आयात और समाज में आपसी भरोसा और सामंजस्य का स्तर। देखिए, जो सोशल कैपिटल है, जो सामाजिक पूंजी है, वो वास्तव में आपकी जो समाज में स्थिति है, जो सामंजस्य की स्थिति है, बंधुता की स्थिति है, वहाँ पर लोग मिलकर जो काम करते हैं, पारस्परिक संबंध कैसे हैं, सोशल नेटवर्किंग कैसी है ना, विश्वसनीयता कैसी है, पारस्परिकता कैसी है, इन सब के आधार पर सोशल कैपिटल को मापा जाता है। तो अगर हम देखें इस प्रश्न के ऑप्शंस में, अगर ए ऑप्शन की देखें तो जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात उस देश की मानव पूंजी कहलाएगा, ना कि सामाजिक पूंजी। लेकिन समाज में आपसी भरोसा और सामंजस्य का स्तर, ये सामाजिक पूंजी का अंग होगा। कार्यशील आयु समूह, भवन की संरचना, ये सामाजिक पूंजी के अंग नहीं हुआ करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है, पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ठीक है, नंबर 1, निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। नंबर 2, दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत कराना। नंबर 3, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना। नंबर 4, राष्ट्रीय कौशल मिशन के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन। ठीक है, तो देखिए, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, इसके द्वारा वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी और जो निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, उनको जो उनके अंदर कौशल है उसको सर्टिफाई करने के लिए, उनके अंदर जो स्किल है उसको प्रमाणित करने के लिए यह सर्टिफिकेट जारी किया जाता था, जिसे हम पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम या रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम
के अंतर्गत रखते थे। तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ए है और इसको हम बेसिकली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर एंड गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है, जिसको हम सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कहते हैं, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक पर अंक प्रदान करती है, जो कि पुरुषों और महिलाओं के मध्य 4 आयामों के पर, यानी कि 4 पिलर्स पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। आर्थिक भागीदारी और अवसर नंबर 1, नंबर 2 शिक्षा प्राप्ति, नंबर 3 स्वास्थ्य और नंबर 4 उत्तरदायित्व एवं राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक अधिकारिता। ठीक है, इन 4 आधारों पर आपको ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, यह हमारे देश में प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एक स्कीम है। यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। नंबर 3, यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है वो वर्ष 2017 में ही प्रारंभ किया गया था। इस हैकाथॉन में समाज, संगठन और सरकार की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को एक मंच प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छात्रों के मध्य उत्पाद, नवाचार, समस्या समाधान और लोक से हटकर सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो अगर ये कह रहे हैं कि हमारे देश में प्रत्येक शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा, हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों को अभिज्ञान करने की एक पहल है। तो निश्चित तौर पर जो युवाओं को एक साथ लाया जा रहा है उसको नई डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ वे विभिन्न प्रकार से कैसे कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। इसमें करीब 29 मंत्रालयों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था और ये युवाओं से संबंधित था, तो सेकंड सही है। नंबर 3, यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। ये डिजिटल इंडिया मिशन नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वन इज करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है सही उत्तर चुनिए, आप बी लगा दीजिए, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं? पहला, गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना। नंबर 2, छोटे बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में रक्तअल्पता को कम करना। बाजरा, मोटा अनाज, अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना। मुर्गी के अंडे के उपभोग को बढ़ाना। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं माताओं को एक कुपोषण से बचने के उपाय बताना, उनकी संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना था। ठीक है, और 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना भी इसका एक लक्ष्य था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा जो कह रहा है कि छोटे बच्चों, किशोरियों और जो माताएं हैं उनको, महिलाएं हैं उनको कुपोषण से बचाना इसका उद्देश्य था। तो बिल्कुल इसका एक लक्ष्य था यह। इसमें ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज और अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना था, यह इसका लक्ष्य नहीं था। जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है, बाजरा, मोटा अनाज इत्यादि को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था और अंडों के उपयोग को बढ़ाने का लक्ष्य भी इसमें नहीं था। तो पहला और दूसरा ही केवल सही है, आप इसमें ए लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13।
मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो एक मानक चिन्ह अनिवार्य है। नंबर 2, एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन है। ठीक है, तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है कि मोटर वाहन के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो देखिए BIS का सर्टिफिकेशन निश्चित तौर पर जितने भी दोपहिया तिपहिया यात्री कार हैं, वाणिज्यिक वाहन हैं, सभी प्रकार के टायर ट्यूब पर BIS मार्क होना ज़रूरी है। ये क्वालिटी चेक है, बिल्कुल सही है। नंबर 2, जो एगमार्क है वो FAO द्वारा जारी किया जाता है, तो ये कहना गलत है। एगमार्क जो है वो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जो एक चिन्ह है वो ये सुनिश्चित करता है कि इसमें गुणवत्ता है, और यह कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो ना कि FAO के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 सही है, आप A लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। QCI का गठन भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है, इंडियन क्वालिटी काउंसिल है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, सॉरी, QCI है, उसका जो गठन किया गया उसका गठन बेसिकली किया गया कि किसी भी तरह से जो भारत सरकार है और उद्योगों के बीच है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे और क्वालिटी का जो लेवल है वो भी मेंटेन रखा जाए। तो इसका गठन भारतीय उद्योगों के परिसंघ द्वारा और भारत सरकार द्वारा मिलकर किया गया था, यह सही है। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान यह है कि इसमें जो उद्योग हैं वे अपने प्रतिनिधि के नाम भेजते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। आप इसमें दोनों सही हैं, तो आप इसमें C लगा दीजिए, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, जो ये कहता है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। NSQF के अधीन शिक्षार्थी क्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। ठीक है, राष्ट्रीय योग्यता फ्रेमवर्क। तो देखिए जो राष्ट्रीय योग्यता फ्रेमवर्क है एक योग्यता आधारित फ्रेमवर्क है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता तथा की एक श्रृंखला के रूप में योग्यता का आयोजन करता है, योग्यता के बारे में प्लानिंग करता है। ठीक है, भारत सरकार ने छात्रों के मध्य कौशल विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की शुरुआत की थी। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि शिक्षार्थी क्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह गलत है, क्योंकि इसमें औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। नंबर 2, जो ये कह रहा है कि NCQF के क्रियान्वयन एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है, तो यह बिल्कुल सही है। सामान्य शिक्षा के साथ साथ आप व्यावसायिक शिक्षा भी साथ में प्राप्त करें, ये इसका परिणाम होगा। तो इसमें केवल 2 सही है, आपसे पूछा जा रहा है सही उत्तर चुनिए, तो आप इसमें B लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। नंबर 2, नेशनल करियर सर्विस को भारत के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखिए जो नेशनल करियर सर्विस है, ठीक है, इस परियोजना का कार्यान्वयन योजना मंत्रालय द्वारा योजना महानिदेशक जो होते हैं, जो रोजगार महानिदेशक हैं, वे करते हैं। रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत, श्रम और रोजगार मंत्रालय जो होता है उसके अंतर्गत, ना कि कार्मिक प्रशिक्षण विभाग करता है, तो ये गलत है। तो नेशनल करियर सर्विस जो है वो उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में जो रोजगार महानिदेशक है वे साहब करेंगे। ठीक है, दूसरा, नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के मिशन के रूप में प्रारंभ किया जाता है। तो देखिए यह रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों और नियोक्ताओं और प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों, ठीक है,
और एवं करियर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं परामर्श प्रदान करने वाली एजेंसियों के मध्य अंतर कम करने का काम करता है। ये अशिक्षित युवाओं के लिए नहीं है, ये प्रशिक्षित युवाओं के लिए है, तो ये भी गलत है। तो 16 में ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगला, निम्नलिखित में से अगरिया समुदाय कौन है? आंध्र प्रदेश का एक पारंपरिक ताड़ी निकालने वाला समुदाय। नंबर 2, महाराष्ट्र का एक पारंपरिक मछली पकड़ने वाला समुदाय। कर्नाटक का एक पारंपरिक रेशम बुनाई समुदाय और गुजरात का एक नमक पैन श्रमिक समुदाय। देखिए, जो अगरिया समुदाय है वो वास्तव में गुजरात में करीब जो कच्छ का छोटा रण है वहाँ पर पाया जाता है, जो कि लगभग 4953 वर्ग मीटर में पाया जाता है। यहाँ अगरिया जो है वो नमक श्रमिक होते हैं और ये लगभग करीब 3500 परिवार अगरिया श्रमिक के यहाँ पर काम करते हैं। तो ये वास्तव में नमक की जो पारंपरिक पैन श्रमिक समुदाय है गुजरात में, छोटा रण ऑफ कच्छ में, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो 17 का डी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हमने जो मानव अर्थशास्त्र है उसके आए हुए प्रश्नों को देखा, और अगर आप प्रश्नों के आने की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो है फ्रीक्वेंसी देखने पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि वर्ष 2024 में एक प्रश्न पूछा गया है, 23 में एक प्रश्न पूछा गया है, 22 में एक प्रश्न पूछा गया, नहीं 22 में 2 प्रश्न हैं, फिर उसके बाद 20 में, 19 में, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र से लगभग एक प्रश्न प्रति वर्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, एक प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा जा रहा है। 2017, फिर 2017 में 4 क्वेश्चन आए और फिर 2008 में आया, 2008 के बाद सीधे 17 में आया। तो ऑन एन एवरेज एक छोटा टॉपिक है, एक आसान टॉपिक है, तो मानव अर्थशास्त्र पर इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो उससे योजनाओं के संबंध में ही प्रश्न है जो कि श्रम और कौशल के विकास से संबंधित होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के PYQ सीरीज में अभी तक जितने भी टॉपिक और पिछले 10 वर्षों के प्रश्न आए हुए हैं उनकी चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सीरीज आपके लिए मददगार साबित होगी आपकी प्रिपरेशन में। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।